राइट डाउन 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा चैप्टर नंबर 2 का फेमस सवाल है और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर हवाले से हर साल। उर्दू में जिसे हम कहते हैं कायदे आज़म के 14 निकात और इंग्लिश में कायदे आज़म 14 पॉइंट्स। अगर ये सवाल शॉर्ट में आता है तो आप 4 या 5 पॉइंट्स लिखते हैं, अगर लॉन्ग में आता है तो आप 14 पॉइंट्स, और अगर सवाल में वो बोले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में के 14 में से 7 पॉइंट्स लिखे तो आप फिर 7 लिखेंगे, जो भी सवाल की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें 14 पॉइंट्स तो 14 पॉइंट्स का डिस्कस करते थे। बेसिकली एक इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। बेसिकली क्या है कि नेहरू साहब एक साहब थे जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने 1947 के बाद। लेकिन 1947 से पहले नेहरू साहब कांग्रेस पार्टी में एक रहनुमा थे, जो उन्होंने एक सियासी काम किया। ठीक, उन्होंने क्या एक सियासी काम किया, उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान जब बना नहीं था, इंडिया जब बना नहीं था, बड़े सगीर में थे, सब कॉन्टिनेंट पे थे, तो कायदे आज़म एक तरफ थे मुस्लिम लीग में और नेहरू साहब दूसरी तरफ थे कांग्रेस में। कभी भी इन दोनों पार्टी जब भी बैठी है कभी भी सुलह करके नहीं बैठी, और जब उठी किसी भी एक पॉइंट पे मुत्तफिक होकर ये लोग नहीं उठे, इख्तलाफात रहते थे। लेकिन एक लखनऊ पैक्ट हुई थी 1919 में, 1919 में। वो लखनऊ पैक्ट में बेसिकली पहला और आखिरी ये हुई थी कि हमने 6 डिमांड्स रखी थी और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे इसको एक्सेप्ट किया और वो मेज से उठे, घर गए, थोड़े दिनों के बाद नेहरू साहब ने एक रिपोर्ट दी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट के बाद जो नेहरू साहब ने रिपोर्ट बनाई उसमें वो हमने जो लखनऊ पैक्ट मिसाल के लखनऊ में जो हमारे 6 पॉइंट थे उसको खत्म करके उन्होंने नई बुनियाद रख दी। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने बेसिकली 14 निकाल दिए। अपने आप हैंड्स आउट उठाएं, उसमें नोट्स में आप देखिए। तो इस सवाल में जो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है वो यही है कि इन 1928 में द हिंदू लीडर नेहरू, जो हिंदू रहनुमा थे नेहरू साहब, उन्होंने पेश की नेहरू रिपोर्ट। इट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट मुस्लिमों, मुसलमानों के बिल्कुल मुखालिफ थी। इट हैड ब्रोकन द लखनऊ पैक्ट एज वेल, जैसे कि मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि वो लखनऊ पैक्ट एक मुआहिदा हुआ था और वो लखनऊ पैक्ट का भाई खात्मा हो गया। कायदे आज़म रिजेक्टेड इट, कायदे आज़म साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया एंड प्रेजेंटेड इट हिज 14 पॉइंट्स व्हिच आर एज फॉलो, और अपने मशहूर 14 पॉइंट्स दिए जो कि यहाँ पे लिखा गए हैं हेडिंग से। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने दी। फिर इसकी जो पहली पॉइंट में इसकी जो हेडिंग है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस हेडिंग नंबर लिखी हुई तो 2 है, लेकिन ये बेसिकली पहला पॉइंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि वफाकी आइन। इट मींस गवर्नमेंट होती है किसी भी मुमालिक में, जैसे कि पाकिस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है। फेडरल गवर्नमेंट को वफाकी हुकूमत कहते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सूबाई हुकूमत कहते हैं। तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें होती हैं। तो आइन में कहा गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इट मींस वफाक आइन बनाएगा। द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद प्रेजरी पावर वेस्टेड इन प्रोविंसेस, कि आइन की ताकत वो होगी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी और वो ताकत जो है वो ट्रांसफर करेगी सूबों को भी। इट मींस फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी और प्रोविजनल गवर्नमेंट उसके अंडर होंगे। सेकंड पॉइंट है मेजर ऑफ ऑटोनॉमी। मेजर ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब ये है खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी को कहते हैं। तो सूबाई खुद मुख्तारी बेसिकली क्या थी? यूनिफॉर्म मेजर्स। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे, सिमिलर। आपने स्कूल में यूनिफॉर्म भी देखा होगा, यूनिफॉर्म कहते हैं उसको। इसका मतलब ये होता है कि एक जैसे सारे बच्चों ने कपड़े पहने हुए होते हैं, इस वजह से इसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी के एक जैसी ही खुद मुख्तारी होगी, शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, और तमाम सूबों को एक ही जैसी खुद मुख्तारी दी जाएगी। ये नहीं कि एक सूबा अगर बड़ा है एक सूबा छोटा है तो उसकी खुद मुख्तारी बड़ी या छोटे की बुनियाद पे आबादी या रकबे के हिसाब से दी जाए, जबकि ऐसा नहीं है आइन के मुताबिक। थर्ड पॉइंट है इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव्स। इलेक्शन आपको पता होगा क्या होते हैं, मुल्क में इंतखाबात होते हैं या आपकी क्लास में इंतखाबात होते हैं। आप जैसे कि अपना चूज करते हैं मॉनिटर, परफेक्ट, सेम इस तरह मुल्क के हम नुमाइंदे इंतखाब करते हैं जो कि वजीर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं।
तो इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर्स का मतलब क्या होता है? कानून साज, कानून बनाने वाले। जो भी अफराद नेशनल असेंबली या प्रोविजनल असेंबली में बैठते हैं वोट ले जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद वोट के थ्रू, वो कानून साज कहलाता है। इंग्लिश में उनको लेजिस्लेटर्स कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटर्स, ऑल लेजिस्लेटर्स, तमाम कानून साज इन द कंट्री, इस मुल्क में, एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज, और दूसरे ऐसे नुमाइंदे जो कि इलेक्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ ऑडिकेट एंड effective representation of minorities in every province। वो आईनी तौर पे काम करेंगी कि जितनी भी माइनॉरिटी से मुराद ये है अक़लियतें। जब हम सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, मींस बड़े सगीर में रहते थे, तो हम माइनॉरिटी में थे, मींस मुसलमान की जो तादाद थी वो कम थी हिंदुओं के मुकाबले में, इस वजह से हम माइनॉरिटी कहलाते थे। अब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में कहलाते हैं, और इससे अभी जो इंडिया है उसमें मुसलमान माइनॉरिटी में कहलाते हैं। अक़लियत और अक्सरियत जिसे उर्दू में कहते हैं, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। Without reducing the majority in any province to a minority or even equality, it means कि आप बगैर मेजॉरिटी को, अक्सरियत को तब्दील नहीं कर सकते अक़लियत में, माइनॉरिटी में। फोर्थ पॉइंट है इसका मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, इट मींस मुसलमानों की नुमाइंदगी। In the central legislature, Muslim representation should not be less than 1/3. It means central legislature से मुराद वही वफाकी हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। It means ऐसा कोई आइन या कानून अगर आपने बनाना हो जो मुसलमानों के अगेंस्ट हो और उनकी तादाद कम हो, तो तादाद कम होने की वजह से आप आइन बना सकते हैं, क्योंकि मुसलमान कम है वो वोट ही नहीं देंगे। तो इस वजह से कहा गया कायदा आज़म ने अपने 14 निकालने के मुसलमानों की नुमाइंदगी भी वफाकी में या वफाक की हुकूमत में या असेंबली की सीटों में 1/3 के बराबर हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। कम्युनल ग्रुप्स कहते हैं कि एक जैसे, सिमिलर ग्रुप्स, फिरका वाले ग्रुप्स जिनमें सिमिलैरिटीज हो, तो उनकी नुमाइंदगी क्या थी? कम्युनल ग्रुप्स की representation of communal groups shall continue to be by means of separate elected, provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate elected in favor joint elected। इसका मतलब ये है कि नुमाइंदगी कम्युनल ग्रुप्स की हमेशा से कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी, और अगर जुदागाना इंतखाबात हुए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हुए, तो वो फराहम करेगा एक ऐसा उस कम्युनिटी को प्रोग्राम, किसी भी वक्त में वो तर्क कर दी जाएंगी और दोबारा उनके फेवर में ही इलेक्शन करवा दी जाएंगे, सीटें दे दी जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग है टेरिटोरियल। नेक्स्ट है रिलीजियस लिबर्टी, मजहबी आजादी। इट मींस जब 14 निकाल में कायदा आज़म के 14 निकाल के मुताबिक क्या दी गई? फुल रिलीजियस लिबर्टी, दैट इज लिबर्टी ऑफ बिलीफ, तमाम सूबाए खुद मुख्तारी दी जाएगी। जो भी अकीदा होगा, वर्शिप कहते हैं इबादत को, और जो मजहब के मुताबिक है, इबादत के मुताबिक तमाम लोगों को यकसा फराम होंगे मौके के, वो अपने अकीदे के मुताबिक या मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके, मजहबी आजादी के मुताबिक। नेक्स्ट हेडिंग है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि नो बिल, बिल क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप असेंबली में कानून बनाना चाहते हैं तो कोई एक मेंबर एक बिल की सूरत में एक मसौदा लेकर आता है और वो बोलता है ये कानून बनना चाहिए, फिर उस पर डिस्कशन होती है और एंड में फिर जब सब मुत्तफिक हो जाए, मेजॉरिटी हो, तो वो फिर कानून की शक्ल में बदल दिया जाता है। लेकिन जब वो पहली मर्तबा असेंबली में पेश किया जाता है किसी भी मेंबर या पार्टी के थ्रू, वो बिल कहलाता है। तो नो बिल रेजोल्यूशन और एनी पार्ट शैल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेटर, कि कोई भी बिल या करारदार मंजूर नहीं की जाएगी जब तक के, और एनी अदर इलेक्टेड बॉडी या कोई भी ऐसी जमात जो कि इलेक्टेड हो, इफ द 3/4 मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी इन द पर्टिकुलर बॉडी अपोजिस, अगर उसके मेंबरान उसके मुखालिफ हो जाएं। It has been injurious to interest of that community, or in the alternative such other method is derived as may be found feasible and practicable to deal with such case।
इट मींस ये जाहिर सी बात है कि जब तक उनकी नुमाइंदगी मेजॉरिटी है, जब वो फैसला करेगी तभी आइन या कानून बन सकता है, अदरवाइज वो कानून या आइन नहीं बन सकता जब तक कि मेजॉरिटी उस आइन में मंजूरी ना हो। ठीक है, अब चलते हैं हम हेडिंग नंबर 9 में। तो 9th हेडिंग है इसकी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। टेरिटोरियल कहते हैं बेसिकली सरहदों को, पाकिस्तान या फिर बॉर्डर को। पाकिस्तान के पास जैसे कि 4 पड़ोसी, पाकिस्तान का बॉर्डर या सरहद मिलती है इंडिया से, चाइना से, अफगानिस्तान से और ईरान से। तो टेरिटोरियल का मतलब सरहदी या बॉर्डर को तय करना। तो इसमें जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कोई भी ऐसी सरहद जिसको हमने दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, that might at any time be necessary, और वो जब हो जाएगी जब वो जरूरत होगी, shall not in any way affect the Muslim majority, और वो मुसलमानों की मेजॉरिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, इट मींस उनको मुतासिर नहीं करेगी। इन पंजाब, बंगाल और NWFP में 3 सूबे हैं। एक्चुअली जब सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, तो सबसे बड़ा जो सूबा था वो था बंगाल। जब पाकिस्तान इंडिया बना और बाद में बांग्लादेश बन गया, तो वो फिर एक पूरा मुल्क बांग्लादेश बन गया और एक बंगाल का प्रोविंस इंडिया में जो कि कलकत्ता, जिसका वहाँ पे कैपिटल सिटी कंसीडर किया जाता है इंडिया में। तो इन 3 सूबों में NWFP जो पाकिस्तान में है, अब उसका नाम KPK है, खैबर पख्तूनख्वा। पहले इसका नाम NWFP कहा जाता था और उर्दू में सरहद नाम था इसका। अब ये KPK खैबर पख्तूनख्वा के नाम से हो गया है। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी को मुतासिर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि जहां पर उन्हें मुसलमानों को कम दिखाना है, और कम दिखाने से जो मुराद होती है वो यही होती है कि इलेक्शन जीत के हिंदुओं को या दूसरे लोगों को ऊपर लाना, तो मुसलमान की तादाद मुतासिर ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट कायदा आज़म का था सेपरेशन ऑफ सिंध, जो कि सबसे आसान पॉइंट है। बेसिकली पॉइंट ये था कि पहले मुंबई, आपने मुंबई नाम सुना होगा, मुंबई नाम सुना होगा जहाँ पे बॉलीवुड है इंडिया। महाराष्ट्र अब वहाँ का प्रोविंस कहलाता है, मराठी जहाँ बोली जाती है। तो मुंबई अब वहाँ पर है। पहले मुंबई सिंध के सूबे में शामिल था, लेकिन सिंध से इसको खारिज कर दिया था क्योंकि वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, तो इस वजह से इसको खत्म कर दिया था सिंध से। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। Reforms should be introduced in NWFP at Balochistan on the same footing as in other provinces. It means रिफॉर्म से मुराद ये होता है कि कोई भी कानून जो पहले से बना हो उसमें तब्दील करके नए कानून जरूरत के मुताबिक लेकर आना, तब्दीली करना। तो ये कहा गया कि रिफॉर्म्स होने चाहिए NWFP में, जो कि अब KPK है, और बलूचिस्तान में सेम वही जो कि दूसरे सूबे में भी हो। ऐसा ना हो कि कोई और कानून उसमें हो, कोई और कानून उसमें हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर। प्रोटेक्शन से मुराद ये होती है कि तहफ़्फ़ुज़ करना ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का कल्चर। इट मींस जो मुसलमानों की एक सकाफत थी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए, कि मुसलमानों की जो एक हिस्ट्री थी उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। The Constitution should embody adequate safeguards for the protection of Muslim। एक ऐसा आइन बनाया जाए कि जिसमें मुसलमानों के सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ मिले, फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, और मुसलमानों की तालीम को फ़रोग़ मिले, उनकी ज़बान को फ़रोग़ मिले, उनके मज़हब को, रिलीजन को फ़रोग़ मिले। पर्सनल लॉ जो भी मुसलमानों के अपने कवानीन हैं उनको फ़रोग़ मिले। मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मुसलमानों के जो खैराती ऐसे इदारे जो कि खैरात या ज़कात वसूल करते हैं, एंड फॉर देयर ड्यू शेयर इन द ग्रांट्स एंड एड गिवन बाय द स्टेट बाय इट्स सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, और उनमें बराबर का इनको शेयर मिले जो भी इनको इमदाद आती है दूसरे लोगों से। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट्स। कैबिनेट का मतलब होता है उर्दू में काबीना। काबीना या फॉर्मेशन क्या होती है कि जब कोई वज़रा, इट मींस वजीर बैठे हो, उसको कहते हैं काबीना। आपने सुना होगा जो फेडरल गवर्नमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही, सूबाई हुकूमत की बात हो रही, प्रोविजनल गवर्नमेंट की, तो उसमें चीफ मिनिस्टर हेड होता है और बाकी उसके मेंबरान आते हैं, जैसे कि वजीर रेलवे, वजीर तिजारत, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, रिलीजियस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर,
पीआईए या कोई भी हवाई अड्डे से रिलेटेड या जहाज से रिलेटेड ये सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सारे मिनिस्टर होते हैं और उसका हेड होता है, और ये सब काबीना कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे कैबिनेट कहते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन होगी, किस तरह ये कैबिनेट या काबीना बनेगी? नो कैबिनेट आइदर सेंट्रल और प्रोविजनल शुड बी फॉर्म विदाउट देयर बीइंग एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज। इट मींस कभी भी ऐसी काबीना बन ही नहीं सकती, चाहे वो वफाक की हो चाहे वो सूबे की हो, जब तक उसमें मुसलमानों की तादाद 1/3 ना हो। ये ऐसा क्यों होता है? हर मुल्क में ऐसा ही होता है। अगर वहां पे मुसलमान भी जिन मुल्कों में माइनॉरिटी में है अभी भी, तो वहां भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होती है। पाकिस्तान में भी जब पाकिस्तान बन गया, मेजॉरिटी मुसलमानों की, तो यहाँ पर भी नॉन मुस्लिम को मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं उसी यानी कि आइन के तहत या कानून के तहत। नेक्स्ट है चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज एक वर्ड होता है, दूसरा वर्ड होता है अमेंडमेंट, यानी कि तब्दील करना। नो चेंज शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्सेप्ट विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन। कभी भी आइन में रद्दोबदल नहीं की जा सकती जब तक कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि वफाकी हुकूमत इस बात को इजाजत ना दे जो भी इंडियन फेडरेशन के मुताबिक जो भी कवानीन है। लास्ट जो कायदा आज़म का पॉइंट था वो ये था इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स। इट मींस मुसलमानों को भी बराबरी की तादाद में इंडियन गवर्नमेंट में नौकरियां फराहम की जाए। प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग मुस्लिम एंड एजुकेटेड अलॉन्ग विद अदर इंडियंस इन ऑल सर्विसेज। तमाम महकमों में मुसलमानों को भी नौकरियां कानून या आइन के मुताबिक दी जाए। एंड इन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैविंग द ड्यू रिगार्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। लास्ट जो हेडिंग है इसी कंक्लूजन इट मींस इख्तितामिया। द 14 points कायदा-ए-आज़म प्रूव टू हिंदूज दैट नाउ मुस्लिम वुड नेवर एक्सेप्ट द हिंदू डोमिनेशन इज लीग। जो कायदा-ए-आज़म के 14 निकात थे उन्होंने साबित किया हिंदू पर कि अब मुसलमान कभी भी हिंदुओं की डोमिनेशन को आराम से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं मान लेंगे। आई होप आपको ये सवाल याद आया होगा या इससे रिलेटेड आपने कभी कुछ पढ़ा होगा तो वो आपके बातें याद होंगी और आप काइंडली सवाल को याद रखें।